आज हम एक ऐसे शख्स के जीवन और सोच की गहराइयों में उतर रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ भारतीय उद्योग को दुनिया के नक्शे पर मजबूती से स्थापित किया, बल्कि अपनी जड़ों और विनम्रता को कभी नहीं छोड़ा। श्री रतन टाटा जी। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि क्या बिजनेस लीडरशिप सिर्फ मुनाफा कमाने तक ही सीमित है या इसकी जिम्मेदारियां समाज और इंसानियत की तरफ भी हैं? बिल्कुल, और इसी सवाल के इर्द गिर्द शायद आज हमारी चर्चा रहेगी। हमारे पास रतन टाटा विनम्रता और प्रेरणा का प्रतीक नाम की एक हिंदी पुस्तक सारांश के कुछ अहम हिस्से हैं। अच्छा। तो उनके आधार पर हम रतन टाटा के नेतृत्व और उनके जीवन दर्शन के उन पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जो अक्सर सिर्फ बिजनेस की हेडलाइन से परे होते हैं। चलिए उनके शुरुआती जीवन से बात शुरू करते हैं। जी। जन्म 28 दिसंबर 1937, जी। मुंबई का वो प्रतिष्ठित टाटा परिवार। जी। लेकिन जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, उनका बचपन उतना सीधा सरल नहीं था। माता पिता अलग हो गए थे। हाँ। तो उनकी परवरिश उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने की। क्या हम ये कह सकते हैं कि शायद यहीं से उनकी शख्सियत में वो संवेदनशीलता और जमीन से जुड़ाव आया जो बाद में उनके फैसलों में झलका? इसकी संभावना तो काफी प्रबल लगती है। हाँ, और उनकी शिक्षा का रास्ता भी देखिए कितना दिलचस्प है। अमेरिका में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग, फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट। ये दिखाता है कि उनमें शुरुआत से ही एक तरह से वैश्विक नजरिए के साथ साथ व्यवहारिक समझ भी थी, शायद थोड़ी कलात्मक भी। हाँ, ये मिश्रण काफी अनोखा है और ये उनके बाद के करियर में भी साथ दिखा। हाँ, और 1991 में जब उन्होंने JRD टाटा से टाटा समूह की बागडोर संभाली, तो ये कोई आसान वक्त नहीं था। बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि उन्हें अंदरूनी विरोध का भी सामना करना पड़ा था। जी हाँ, काफी चुनौतियां थी, लेकिन उन्होंने न सिर्फ समूह को संभाला बल्कि उसे एक बिखरे हुए संघ से एक, आप कह सकते हैं, एकीकृत वैश्विक शक्ति में बदल दिया। ये बदलाव यकीनन आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। और उनकी रणनीति भी देखने लायक है। एक तरफ तो टेटली चाय, कोरस स्टील और जगुआर लैंड रोवर जैसे बड़े प्रतिष्ठित वैश्विक ब्रांड्स का अधिग्रहण किया। हाँ, JLR वाला कदम तो बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा। ये कदम भारतीय उद्योग के आत्मविश्वास और वैश्विक महत्वाकांक्षा का प्रतीक बन गए। खासकर JLR का अधिग्रहण, जो उस समय काफी मुश्किलों में थी, एक बहुत बड़ा दांव था जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया। और दूसरी तरफ भारत में क्या चल रहा था? दूसरी तरफ उनका ध्यान भारत की जमीनी हकीकतों पर भी उतना ही मजबूत था। टाटा इंडिका का लॉन्च याद है? हाँ, पहली पूरी तरह से स्वदेशी पैसेंजर कार। बिल्कुल, वो एक राष्ट्रीय गौरव का क्षण था। और फिर टाटा नैनो, जिसे 1 लाख की कार के रूप में पेश किया गया था। हाँ, नैनो का जिक्र तो आता ही है। भले ही नैनो अपने शुरुआती वादे पर पूरी तरह खरी न उतरी हो, पर उसके पीछे का जो विचार था, एक आम भारतीय परिवार को एक सुरक्षित, किफायती कार देना, वो सोच ही अपने आप में बड़ी। वो उनकी सोच की गहराई और सामाजिक सरोकार को दर्शाता है। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं थे, ये असल में बड़े सपने थे। उनकी सोच में ये संतुलन वाकई प्रभावित करता है। एक तरफ वैश्विक मंच पर धाक जमाना और साथ ही आम भारतीय की जरूरतों का ख्याल रखना। जी। अब जरा उनके निजी जीवन की बात करें, जिसका जिक्र स्रोत में भी है। उन्होंने कभी शादी नहीं की। हाँ, ये बात भी आती है सामने। एक इंटरव्यू में उन्होंने इसका जिक्र भी किया था कि हालात कुछ ऐसे बने कि ये हो नहीं पाया। ये उनके व्यक्तित्व के एक अलग, शायद ज्यादा निजी और मानवीय पहलू को दिखाता है ना? निश्चित रूप से। और ये मानवीय पहलू उनके परोपकारी कार्यों में और भी ज्यादा स्पष्ट होता है। टाटा समूह का एक बड़ा हिस्सा तो हमेशा से टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से समाज को वापस जाता रहा है। हाँ, वो तो उनकी परंपरा रही है। बिल्कुल, लेकिन रतन टाटा ने इसे व्यक्तिगत स्तर पर भी आगे बढ़ाया। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, नवाचार, इन क्षेत्रों में अरबों का योगदान दिया है। और कोविड-19 के समय भी। हाँ, कोविड-19 महामारी के दौरान वो 500 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता की घोषणा, वो भी बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी आत्मप्रचार के, ये उनके चरित्र की खामोश मजबूती को दिखाता है। उनका वो कथन याद आता है जो स्रोत में भी है, आपका जीवन इस बात से नहीं मापा जाएगा कि आपने क्या पाया, बल्कि इस बात से कि आपने दूसरों को क्या दिया। हाँ। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं लगती, उनके कामों में दिखती है। सही कहा। ये उनके लिए कोई CSR एक्टिविटी मात्र नहीं है, ये बिजनेस करने के तरीके का एक अभिन्न अंग है। उनका मानना है कि उद्योग की जिम्मेदारी सिर्फ शेयर होल्डर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय और समाज के प्रति है। बिल्कुल। यही सोच टाटा समूह की विरासत का हिस्सा रही है और रतन टाटा ने इसे और मजबूत किया। तो इन स्रोतों के आधार पर जो एक समझ बन रही है, वो ये कि रतन टाटा महज एक कामयाब उद्योगपति नहीं है, वो एक प्रतीक है। हाँ, एक प्रेरणा,
इस बात का कि विनम्रता, दूरदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ भी शिखर पर पहुंचा जा सकता है। उनकी कहानी नेतृत्व की एक अलग परिभाषा गढ़ती है असल में। ये बताती है कि स्थायी सफलता सिर्फ आर्थिक मुनाफे से नहीं आती, बल्कि नैतिक मूल्यों पर टिके रहने से आती है। और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने से आती है। उन्होंने दिखाया कि बड़े सपने देखना और उन्हें इंसानी मूल्यों के साथ साधना संभव है। और जाते जाते एक विचार सबके मन में छोड़ जाते हैं। आज की दुनिया जो अक्सर तात्कालिक लाभ और गलाकाट प्रतिस्पर्धा पर ज्यादा ध्यान देती नजर आती है, क्या उसमें रतन टाटा का बिजनेस और गहरी सामाजिक जिम्मेदारी का मिला-जुला मॉडल दूसरों के लिए भी उतना ही प्रासंगिक और अनुकरणीय हो सकता है जितना कि वो प्रेरणादायक है? ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।